प्रबंध के दो सिद्धांत हमने देखे, कार्य का अनुमान लगाना और दूसरा प्रयोगों का सिद्धांत। प्रयोगों के सिद्धांत में तीन चीजें हमने देखी, समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन। अब प्रबंध का तीसरा सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध का, और वो है प्रेरणात्मक मजदूरी सिद्धांत। प्रेरणात्मक या विभेदात्मक, कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है। विभेदात्मक मजदूरी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसको डिफरेंशियल बेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं, डिफरेंट करना। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया है कि श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है, जो पारिश्रमिक दिया जाता है, उसमें अंतर होना चाहिए। विभेदात्मक मतलब अंतर करना। अगर इनमें अंतर नहीं होगा तो आप योग्यता का पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत यह कहता है कि कुशल और अकुशल श्रमिकों में अंतर होना चाहिए। जो योग्य है, कुशल है, दक्ष है, एक्सपर्ट है, उसको ज्यादा मजदूरी दी जाए, और जो अनस्किल्ड है, अयोग्य है, जो काम नहीं कर पा रहा है, अनुभवहीन है, उसे कम दर से मजदूरी देना चाहिए। और यह अंतर होना जरूरी है। अगर आप दोनों में अंतर नहीं करेंगे तो कुशल और अकुशल श्रमिकों में आप अंतर नहीं कर पाएंगे। और दोनों को अगर समान दर से मजदूरी दी जाएगी तो जो कुशल व्यक्ति काम करने वाला है वो भी काम अकुशलता से करने लगेगा, वो भी समय पे काम नहीं करेगा, वो भी उन व्यक्तियों के अनुसार काम करने लगेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाएगा कि कुशल और अकुशल दोनों में अंतर ही नहीं है। मैं इतना काम कर रहा हूं तो भी मुझे उतना ही पैसा मिल रहा है, वो व्यक्ति काम ही नहीं कर रहा है और उसको भी उतना ही पैसा मिल रहा है। तो इसका नुकसान जो है संस्था को होगा। हम योग्य व्यक्ति की योग्यता का उपयोग करना चाहते हैं, उसकी कुशलता का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको योग्य व्यक्ति को ज्यादा और अयोग्य व्यक्ति को कम दर से मजदूरी देना होगी। यह मजदूरी का सिद्धांत है। इससे क्या होगा कि जो अकुशल है, अयोग्य व्यक्ति है, वह प्रेरित होगा काम करने के लिए, कि जब वो योग्य बन जाएगा तो उसकी भी वेजेस, उसकी भी तनख्वाह, सैलरी उतनी हो जाएगी जो योग्य व्यक्ति है, कुशल है, एक्सपर्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार इनमें अंतर उपस्थित होता है। अगला सिद्धांत, कार्य का वैज्ञानिक नियोजन, प्लानिंग साइंटिफिक टास्क। प्रबंध का हमारा पहला काम ही नियोजन है, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया है कि कोई भी काम को करें उससे पहले उसकी प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग मतलब योजना। किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से करने के लिए एक योजना बनाई जाती है, ताकि भविष्य में हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो उसे ही नियोजन कहा जाता है। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए व्यवस्थित नियोजन का होना जरूरी होता है, और उसी के अनुसार फिर हम कार्य को व्यवस्थित तरीके से करते हैं। अगला सिद्धांत, श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण। एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा यह बताया गया है कि जब भी कार्य के लिए आप कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, किसी भी संस्था के अंतर्गत आप कर्मचारियों की जब भर्ती करते हैं, तो उनका सिलेक्शन, उनका चयन वैज्ञानिकता के आधार पर होना चाहिए, अर्थात निष्पक्ष योग्यता के आधार पर
कार्य के आधार पर ही उनका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर वो योग्य है, आपकी संस्था के अनुसार काम करने लायक है, तो ही उसे नियुक्त करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कर्मचारियों का सिलेक्शन सही तरीके से नहीं करेंगे, तो अयोग्य कर्मचारियों को अगर आप भर्ती कर लेंगे, उनसे अगर आप काम करवाएंगे, तो आपको लागत तो लगी ही, प्लस आपके उत्पादन में या तो कमी आएगी या उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, और आपको बार बार ऐसे अयोग्य कर्मचारियों को सिखाना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा, तो इससे आपका समय भी व्यर्थ हो जाएगा, लागत भी लगेगी, काम का उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो इतनी सारी समस्याएं क्यों हम फेस करें? इसलिए जब भी कर्मचारियों की भर्ती की जाए, उसका इंटरव्यू लिया जाए, योग्यता को परखा जाए, और जिस काम के लिए योग्य है उसको उसी योग्यता के आधार पर उसी विभाग में उसी कार्य के लिए नियुक्त करना चाहिए। इसको बोलते हैं वैज्ञानिक चयन, साइंटिफिक सिलेक्शन। जो व्यक्ति जिस काम के लिए योग्य है उसको वही काम सौंपा जाना चाहिए। योग्य उम्मीदवार को योग्य काम देना जिसके लिए वो नियुक्त है। प्रमापीकरण, वैज्ञानिक प्रबंध का अगला सिद्धांत है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब प्रमापीकरण। प्रमापीकरण का मतलब क्या होता है? प्रमाप, स्टैंडर्ड फिक्स करना। स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक फिक्स, एक रूपता लेकर के आना। स्टैंडर्डाइजेशन समय का होना चाहिए, उत्पादन का होना चाहिए, मटेरियल का होना चाहिए। इसको हम बोलते प्रमापीकरण। काम के घंटे फिक्स कर दिए, ये स्टैंडर्ड टाइम हो गया। क्या आपको 8 घंटे काम करना है, ये प्रमाप है, ये फिक्स हो गया। अगर आप कुछ उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन की क्वालिटी को भी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। यानी जो उत्पादन आपका हो रहा है वो रंग, रूप, आकार में एक जैसा होना चाहिए। आप किसी साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में चले जाएं, शॉप की टिकिया जब बन के निकलती है तो उनका एक फार्मूला फिक्स है, एक सांचा, एक मोल्ड मशीन का फिक्स है, उसमें वो उतना मटेरियल डालते हैं और बराबर उसी लेवल का शॉप निकलता है। आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये पहले नंबर का है कि ये 1000 नंबर का है। कारण रंग, रूप, आकार में सब एक जैसा है, स्टैंडर्ड साइज है, न कमी हो सकती न ज्यादा हो सकती है। उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड, फिक्स, निश्चित, कि उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो हर संस्था के अंतर्गत स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। आप उत्पादन कर रहे हैं, आपने उत्पादन की क्वालिटी को निश्चित कर दिया कि इतना उत्पादन होना चाहिए, और टाइम का समय आपने फिक्स कर दिया, या कोई भी काम के लिए आपने कुछ नियम बना दिए कि इसी के अनुसार काम होगा, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड। जिससे उत्पादन में सुधार होता है, क्वालिटी बनी रहती है, और सही समय पर अच्छा काम होता है, और ऑर्गेनाइजेशन की, संस्था की गुडविल भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे हम कोई पैकेट खरीदने जाते हैं कि भैया 1 किलो का पैकेट है, उस पर लिखा 1 किलो, हम बस विश्वास करके ले आते हैं, हम कभी उसको तोलवा कर नहीं देखते। इसका मतलब ये कि वो स्टैंडर्ड है, फिक्स है। ठीक है, और अगर उसमें मान लो कोई कमी आती है तो गुडविल खराब होती है संस्था की। तो एक स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है। अगला सिद्धांत, कुशल लागत लेखांकन पद्धति, स्किल ऑडिटिंग एंड कॉस्ट मेथड। ये कुशल लागत लेखांकन पद्धति क्या होती है? कुशल लागत लेखांकन का मतलब होता है कि संस्था के अंतर्गत
एक विभाग होता है जो लागत का पूरा हिसाब रखता है, उसको लागत लेखांकन कहा जाता है। जिस भी संस्था के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है तो अकाउंटिंग की वो मेथड होना चाहिए जिससे उत्पादन की सही लागत ज्ञात हो सके, तो उसको लागत लेखांकन कहते हैं। लागत लेखांकन का मतलब होता है कि उत्पादन में जो जो खर्च आ रहा है, उत्पादन में जितनी लागत आ रही है, उन सब का सही हिसाब किताब रखा जाए, उसको कुशल लागत लेखांकन कहते हैं। अगर आपने लागत का अध्ययन नहीं किया, अगर आपको इस बात का पता नहीं है कि आपके माल की लागत क्या आ रही है, तो आप उसको बेचेंगे कैसे, खर्चों को कवर कैसे करेंगे? इसलिए एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन ऐसा होता है जो कुशल लागत लेखांकन पद्धति को अपनाता है। एक कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, एक सीए होता है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, ICWA। उस कॉस्ट अकाउंटेंट का काम ही यही होता है कि सही लागत का निर्धारण करना, कि लागत का निर्धारण कैसे हो। एक एग्जाम्पल बताता हूं बेटा मैं। कई कंपनियों में एक आइडल लेबर होता है। आइडल लेबर मतलब सुस्त श्रम। कैसे? मान लो एक कंपनी है, उसमें 1000 वर्कर काम करते हैं। अब जैसे ही कोई वर्कर एंटर होता है तो गेट पर एंटर हुआ करेक्ट 8 बजे, उसने अपनी थंब मशीन पर इंप्रेशन लगाया थंब और टाइम नोट हो गया। अब आते से तो वो काम नहीं करने लगेगा। जैसे ही गेट से अपने वर्क प्लेस तक जाएगा तो उसमें कम से कम उसको 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, प्लस 10 मिनट उसको सब सामान वामान जमाने में लग जाएंगे, यानी 20 मिनट तो उसका यही लग जाएगा। जब वो जाएगा तो भी जाने में भी उसको 10-20 मिनट लग जाएंगे, यानी ये 40 मिनट तो वो हो गए जिसमें उसने कोई काम नहीं किया। और 20 मिनट और भी व्यक्ति फ्री होता है, 1 घंटे और 1 घंटे का लंच दिया जाता है। इस प्रकार 2 घंटे लेबर हमारे यहां फ्री होता है और 2 घंटे व्यक्ति कोई काम नहीं करता है। एक व्यक्ति 2 घंटे फ्री है, ऐसे 1000 वर्कर कितने घंटे फ्री होंगे? 2000 घंटे। और एक दिन में 2000 तो 30 दिन में 60,000 घंटे जहां हम फ्री की तनख्वाह दे रहे होते हैं। तो जितने घंटे वर्कर फ्री होते हैं उसकी कॉस्ट निकाल करके माल की लागत में जोड़ देते हैं ताकि वो आइडल लेबर की कॉस्ट भी निकल आए। इसको बोलते हैं कुशल लागत लेखांकन पद्धति। कार्य एवं उत्तरदायित्व का उचित बंटवारा होना चाहिए। अगला सिद्धांत यह है कि मैनेजमेंट और लेबर के बीच, अर्थात किसको क्या काम सौंपा जाए, क्या अधिकार दिया जाए, क्या दायित्व दिया जाए, लायबिलिटीज क्या है किसकी, अधिकार किसको क्या दिए गए हैं। अगर आपको काम सही तरीके से करवाना है तो मैनेजमेंट और लेबर के बीच कार्य का उचित बंटवारा होना चाहिए। अर्थात किस व्यक्ति को काम करना है, किस लेवल का वर्क किसको देना है, कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, अधिकार किसके क्या होंगे, किसको क्या पावर दिया गया है, क्या ऑथोराइजेशन है, ये चीजें इसके अंतर्गत होना जरूरी होती है। तो प्रबंध का 8वां सिद्धांत है प्रबंध तथा श्रम के बीच कार्य एवं उत्तरदायित्व का उचित बंटवारा, मतलब कार्य का विभाजन होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और उसके लिए जो अधिकारी है, जो पावर है, किसको दिया जाए, ये सब चीजें पहले से निश्चित कर देना चाहिए। जब अधिकार बढ़ जाएगा, दायित्व बढ़ जाएगा तो हर व्यक्ति अपना कार्य अपने अनुसार करने लगेगा। तो उसी को हम बोलते हैं अधिकार एवं दायित्व, प्रबंध और श्रम के बीच कार्य और उत्तरदायित्वों का बंटवारा सही करना, यानी काम देना, काम के साथ साथ
जिम्मेदारियां देना बहुत जरूरी है ताकि काम सही तरीके से संपन्न हो सके।